हेलो दोस्तों, नो इकोनॉमिक्स जानिए अरशद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। हिंदी में इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। दोस्तों जानेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे दोस्तों कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या समानता है और क्या अंतर है। दोस्तों, नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था रेगनर एंटेनो किटलफ्रिस। इन्होंने सन 1933 ईस्वी में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। उन्होंने अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा और उन्होंने कहा कि एक भाग माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा और दूसरा भाग मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कोई अलग आर्थिक सिद्धांत लागू होते थे और मैक्रो अर्थशास्त्र के लिए कोई अलग आर्थिक सिद्धांत लागू होते थे, बल्कि अर्थशास्त्र के ये सामान्य सिद्धांत थे जो दोनों में समान रूप से ही लागू होते थे। पर उन्होंने इसे अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा। आगे देखेंगे दोस्तों कि क्यों इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। दोस्तों, हम जब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो आपको एक चीज़ मैं बतला दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो शब्द माइक्रो है वो ग्रीक शब्द माइक्रोज से बना है और इसका मतलब होता है छोटा। जैसा कि दोस्तों इसके नाम से स्पष्ट होता है कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की व्याख्या नहीं करता, बल्कि उसके एक छोटी इकाई की या एक यूनिट की व्याख्या करता है। दोस्तों, यदि हम बात करें एक व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार की, तो दोस्तों ये माइक्रो अर्थशास्त्र का हिस्सा होगा, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा होगा। आर्थिक व्यवहार का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला उपभोग, उसके द्वारा मांग, उससे की जाने वाली पूर्ति, निवेश, जो कुछ भी वो करता है आर्थिक रूप से, आर्थिक व्यवहार उसी को बतलाता है। यानी कि वो एक व्यक्ति का आर्थिक व्यवहार का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, जब हम एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम संपूर्ण इंडस्ट्री को नहीं लेते, अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी इंडस्ट्री हम उन्हें नहीं लेते, बल्कि उनमें से कुछ इंडस्ट्री को लेते हैं या फिर सिर्फ एक इंडस्ट्री को लेते हैं और उसके आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, वो भी माइक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, एक इंडस्ट्री के आर्थिक व्यवहार का मतलब होगा कि वो कितने लोगों को रोजगार देता है, कैसे रोजगार देता है, क्या उत्पादन करता है और किस प्रकार साधन का वितरण करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई होती हैं दोस्तों। तो इस तरह से यदि हम एक इंडस्ट्री की बात करें और उसके द्वारा की जाने वाले आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करें तो वो माइक्रो अर्थशास्त्र का हिस्सा होगा। दोस्तों, माइक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो प्रमुख है मैंने यहाँ पर उसे लिखा है, जिसमें है मांग और पूर्ति और उसका संतुलन का सिद्धांत। यहाँ पर कीमत की इलास्टिसिटी यानी कि कीमत की लोचशीलता की का जो सिद्धांत होता है वो माइक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। चाहे मांग थ्योरी हो या फिर मांग का सिद्धांत हो या फिर आपका उत्पादन का सिद्धांत हो, लागत का सिद्धांत हो, बाजार का सिद्धांत हो। बाजार के सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता से लेकर के आपका अ, एकाधिकार तक जो कुछ भी सिद्धांत आते हैं उनका अध्ययन यहाँ पर मार्केट सिद्धांत या बाजार सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। फिर हम बात करें कल्याण अर्थशास्त्र की तो ये भी माइक्रो अर्थशास्त्र का हिस्सा होता है और इसका विषय क्षेत्र काफ़ी लंबा है। यहाँ पर मैंने कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हें यहाँ पर रखा है। दोस्तों, अब बात करते हैं मैक्रो अर्थशास्त्र की। जब हम एक व्यक्ति के बजाय संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं दोस्तों, हम यहाँ एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं कर रहे, उसके एक व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार, उसके मांग पूर्ति का अध्ययन नहीं कर रहे, बल्कि हम पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं उनके आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि समग्र रूप से उनका व्यवहार किस प्रकार से। तो हम मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत वो अध्ययन क्षेत्र आता है, यानी कि हम मैक्रो अर्थशास्त्र की बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, जब हम किसी एक देश की आर्थिक व्यवहार का यानी कि उनके द्वारा उनकी राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं या जीडीपी का अध्ययन कर रहे होते हैं दोस्तों, तो वो मैक्रो अर्थशास्त्र का हिस्सा होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि हम पूरे विश्व की बात करें और समझने की कोशिश करें कि पूरे विश्व में किस प्रकार के आर्थिक हालात चल रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रकार का जो अध्ययन होता है वो मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम किसी इंडस्ट्री की बात करें या किसी खास तरह की इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, हो सकता है कि देश में लाखों इंडस्ट्री हो। उसमें से यदि हम बात करें कि आयरन इंडस्ट्री की बात करें या इस्पात उद्योग की बात करें और हम केवल इस्पात उद्योग का अध्ययन करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो देश है उसके अंदर बहुत सारे आपके आयरन इंडस्ट्री होंगे। तो यदि हम उन सब के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करें तो वो मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा।
यानी कि हम एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं या कुछ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम संपूर्ण इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो लोहे का उत्पादन कर रही हैं। तो इस तरह का अध्ययन जो होगा वो आपका मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कितनी इंडस्ट्रियाँ हैं, उनके वो कितनी रोजगार देती हैं, कितना उत्पादन करती हैं, जीडीपी में उनका कितना योगदान होता है, यदि हम इन सब का अध्ययन करें, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर के अध्ययन करें, तो इस प्रकार का अध्ययन जो है मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। दोस्तों मैक्रो अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनमें है आपका आर्थिक विकास का जो सिद्धांत, जो मॉडल आर्थिक विकास के बनाए जाते हैं, वो आपका मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे आप राष्ट्रीय आय का अध्ययन करें या मौद्रिक नीति का अध्ययन करें, जिसमें आपको आरबीआई की नीतियाँ आती है, और जब आप फिजिकल पॉलिसी की बात करें, जिसमें बजट हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, इस तरह की जो नीतियाँ हैं वो आपका मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। दोस्तों इसके बाद यदि हम बैंकिंग की बात करें या हम मुद्रास्फीति की बात करें या अपस्फीति की बात करें, तो दोस्तों इस तरह का अध्ययन जो है वो मैक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों हम एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैक्रो अर्थशास्त्र और माइक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या अंतर होता है। दोस्तों अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक स्टैंडर्ड का एक एग्जाम्पल लिया जाता है और ये अक्सर आपको हर किताबों में सेम देखने को मिलेगा, और मैंने उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर लिया है दोस्तों, जिसमें एक व्यक्ति होता है जो कि बचत कर रहा होता है और एक अर्थव्यवस्था होती है जो बचत कर रही होती है। दोस्तों एक व्यक्ति के लिए तो बचत करना अच्छा होता है, क्योंकि वो जितना बचाता है भविष्य में वो उतना ही अधिक उसका उपभोग कर पाएगा। तो एक व्यक्ति के लिए बचत करना अच्छा होता है। पर यदि हम बात पूरी अर्थव्यवस्था की करें, यदि हम बात पूरी अर्थव्यवस्था की करते हैं और कहते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था बचत कर रही है, तो इसके कुछ गलत परिणाम हो सकते हैं दोस्तों। जब अर्थव्यवस्था, सारी अर्थव्यवस्था जो है, जितने लोग हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, यदि सभी बचत करने लगे तो निवेश घट जाएगा, और इसके साथ साथ दोस्तों प्रभावी मांग घट जाएगा, और ये आपको, ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होता। इससे मंदी उत्पन्न हो सकती है, और यदि मान लीजिए कि मंदी की स्थिति चल रही है, ऐसे में यदि पूरी अर्थव्यवस्था बचत करने में लग गई तो वो स्थिति और भी खराब हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि बचत और निवेश का सिद्धांत जो एक व्यक्ति के लिए था, वही सिद्धांत पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी है, पर उनका प्रभाव जो है वो अलग अलग होता है। जब हम उसका अध्ययन एक व्यक्ति के नज़रिए से करते हैं तो वो अच्छा होता है, लेकिन यदि हम उसी का अध्ययन पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर के करते हैं तो उसका परिणाम गलत हो जाता है और अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाती है। तो दोस्तों यही वजह थी कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, माइक्रो अर्थशास्त्र में और दूसरा मैक्रो अर्थशास्त्र में। जहाँ हम माइक्रो अर्थशास्त्र में किसी एक यूनिट की व्याख्या कर रहे होते हैं, एक छोटी इकाई की व्याख्या कर रहे होते हैं, वहीं हम मैक्रो अर्थशास्त्र में दोस्तों एक बड़े समूह की व्याख्या कर रहे होते हैं, एक देश की व्याख्या कर रहे होते हैं, और हम एक समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र के बीच में अंतर समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे, इस तरह के और भी एग्जाम्पल हैं जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत दिए जाते हैं, पर सबसे स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल इसे ही माना जाता है। दोस्तों यदि आप इस एग्जाम्पल को याद रखते हैं तो आपको माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र को बार बार याद करने या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे एक बार समझ गए तो आपको माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र भी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब में नया है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ।